दोस्तों अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं सीआरपीसी का, जो है चैप्टर 8 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। यह एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हस्बैंड के लिए है, जो कि अनेबल टू मेंटेन हैं, जो भी उसके घर में क्या क्या हो सकते हैं। तो उनकी वाइफ है, अनेबल टू मेंटेन है, तो उनको पैसा देना है, मंथली अलाउंस खर्चा देना है। उसके बाद उनके बच्चे हैं जो अनेबल टू मेंटेन हैं, तो उनको भी पैसा देना है। बच्चे में यदि 18 साल से ऊपर के हैं, अनेबल टू मेंटेन है, तो उनको भी देना है। 18 साल से ऊपर जो मेंटेन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनको नहीं देना है। और जिनका बच्चे का शादी, लड़की है, गर्ल है, और उनका शादी हो चुका है, तो उनको नहीं देना है। लेकिन लड़की है और उसका शादी हो चुका है, लेकिन उसके हस्बैंड अनेबल टू मेंटेन मीन्स हिज डॉटर, या बोल सकते हैं अपनी वाइफ को हस्बैंड मेंटेन करने में असमर्थ है, तो अब फादर को मेंटेनेंस देना है, जब तक कि उसके पास सफिशिएंट सोर्स ना हो मेंटेन करने का। या पेरेंट है, बूढ़े हैं, अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, तो उनको भी पैसा देना है पर मंथ। तो सीआरपीसी ये कहता है। और वाइफ के अलावे, क्योंकि यहाँ पर्सन बोल दिया है, तो हस्बैंड पे लागू है, वाइफ को मेंटेनेंस करना है। लेकिन कोई लेडीज है, हाँ, घर में सिर्फ लेडीज है मान लो, और उसके पेरेंट बूढ़े हो गए, लेडीज ने शादी भी ना किया है, तो लेडीज का भी यहाँ लागू हुआ। क्योंकि आपको दिखाएंगे इसका लैंग्वेज, एनी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन नहीं, एनी मैन होना चाहिए ना, तो पर्सन लिखा है। तो वाइफ वाला क्लॉज वुमेन पे लागू नहीं होगा, लेकिन वुमेन पे यदि बच्चे हैं, हस्बैंड एक्सपायर कर गया, तो वुमेन कमा रही है, सफिशिएंट रिसोर्सेज है, माइनर बच्चे हैं, तो उनको मेंटेन करना है। पेरेंट है, ओल्ड एज पेरेंट है और अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ है, तो उनको मेंटेन करना है। कोई डॉटर है, हस्बैंड मान लो एक्सपायर कर, कोई डॉटर है और मेजर है और मैरिड भी है तब भी, लेकिन उसका जो शादी किया है, तो उसके दामाद इसको खर्चा नहीं दे रहा है, या किसी वजह से एबनॉर्मलिटी या किसी इंजरी की वजह से अनेबल टू मेंटेन है, तो बेटी को भी, मेजर बेटी या मैरिड बेटी को भी खर्चा देना है। यही लिख रहा है। इसको पूरा सेक्शन को ध्यान से पढ़ने से ये बातें आती हैं कि वाइफ एक लड़की है, उसको भी मेंटेनेंस देना है। नॉर्मली यह लागू होता है जेंट्स पर। तो देखें 125 सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 100 पहले तो चैप्टर 8 में आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में दोस्तों, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। चैप्टर 8 है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ से लिखा है। यदि कोई धर्म का नहीं है, सीआरपीसी है, सभी धर्म पर बराबर लागू होता है। तो यदि मुस्लिम है, 4 वाइफ शादी किया, तो 4 वाइफ को खर्चा उसको देना है। उसके बाद 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो 12 बच्चे सभी का खर्च उसको देना है। उसके बाद पेरेंट हैं, मम्मी पापा हैं, तो उनको भी मंथली अलाउंस देना है, खर्चा देना है। 125 करता है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ को मेंटेन करना है उसको। कौन ऑर्डर करता है? तो जेएमएफसी कम से कम। उसके बाद चिल्ड्रन है, उनको भी मेंटेन करना। उसके बाद पेरेंट है, उनको भी मेंटेन करना। तो लोग वाइफ समझ कर ये सोचते हैं कि सिर्फ ये हस्बैंड के लिए नहीं, यह लेडीज के लिए है। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि लेडी जो है हस्बैंड को मेंटेन करेगी, ये नहीं लिखा हुआ। ये लेना है तो स्पाउस कहता है वर्ड, और हिंदू मैरिज एक्ट में आ जाएगी। तो जब हिंदू मैरिज एक्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी यहाँ है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस वाइफ को मेंटेन करना, चिल्ड्रन को मेंटेन करना, पेरेंट को मेंटेन करना। इफ एनी पर्सन, देखिए पर्सन लिख दिया है, ठीक है। पर्सन कब लागू होगा? वाइफ वाला क्लॉज छोड़कर मेल और फीमेल दोनों पे लागू होगा। चिल्ड्रन बोलो कि हस्बैंड नहीं है, तो चिल्ड्रन कैसे? अरे हस्बैंड है, शादी हुआ और हस्बैंड मर गया, तो बच्चे को मेंटेन करना, पेरेंट को मेंटेन करना। यदि सफिशिएंट साधन है उस लेडीज के पास, तो इसलिए लिख दिया एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स। और सफिशिएंट मीन्स रहते हुए क्या करता है? नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है कि नहीं करूँगा मैं मेंटेनेंस, खर्चे नहीं दूंगा, है ना। इन द मेंटेन द फॉलोइंग को मेंटेन नहीं करते। ए बी सी और ए और बी यहाँ है, सी और डी 4 व्यक्ति को मेंटेन नहीं करता, पैसे नहीं देता। तो कोड है, जेएमएफसी फर्स्ट क्लास का कोड है, वो ऑर्डर देके कितना में आपको पर मंथ देना है। तो ये मान लो कोई हस्बैंड है, बहुत कंजूस है, या किसी उसके वजह से वो पैसे नहीं दे रहा है, या
आपस में मैरिटल डिस्कॉर्ड है, वाइफ को पैसा नहीं दे रहा तो उसको देना है। तो वाइफ मीन्स वो वाइफ जो डाइवोर्स हो गया है उसको भी देना है, वाइफ इंक्लूड डाइवोर्स भी वाइफ है। लेकिन वाइफ यदि दोबारा कहीं शादी कर लिया तो उसको नहीं देना है। वाइफ यदि जॉब कर रही है कहीं तो उसको नहीं देना है, क्योंकि वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ थोड़े हो गया, वो तो मेंटेन कर रही है। तो किसको किसको देना है तो कहता है हिज वाइफ, पत्नी को देना है, हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। यदि कमा रही है पत्नी, सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी, तो उसको नहीं देना है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन, उसका मतलब पत्नी से बच्चा हो तो उसको देना, पत्नी से ना भी कोई भी बच्चा कहीं भी हो तो उसको देना। जैसे इंद्रित तिवारी, उनका नाजायज औलाद था, क्लेम किया कि हमारे फादर हैं, उनकी मतलब जो सोकर लवर या जो भी है वो भी क्लेम किया कि इन्हीं का ये बच्चा है, नए से औलाद पैदा इन्होंने किया है। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, कैसे पता चला, डीएनए मैच करते हैं, ब्लड सैंपल दीजिए, कोर्ट का ऑर्डर है। वो बोला कि मैं तो चीफ मिनिस्टर में हूँ, बोला हो गया, मैं नहीं देता ब्लड सैंपल। क्या किया, अरेस्ट किया गया, जबरदस्ती ब्लड निकाला गया, मैच कराया गया, मैच कर दिया। अब उसको बोले कि यही तेरा आपका ही बच्चा है, तो क्या हुआ, मेंटेनेंस दिया, पर मंथ मेंटेनेंस उसको दिया, और जितने भी प्रॉपर्टी उसमें उसको हिस्सा भी मिल गया। वो इंद्रित तिवारी कांग्रेस के लीडर थे, और वो एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश का, यूनाइटेड उत्तर प्रदेश, जो उस समय उससे उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड का भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और वो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है, वो व्यक्ति ऐसा है, समझ सकते हैं आप। उसके बाद कहता है लेजिटिमेट चेंजर, जो माइनर है, इंद्रित तिवारी के मामले को लड़का है, उसको भी खर्चा देना है, ठीक है। और जायदाद में तो हिस्सा देना ही है। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट कहेगा कि जायदाद में हिस्सा देना है, नहीं देना है, तो यहाँ नहीं उसको छेड़ेंगे, क्योंकि यहाँ लिमिटेड रहेंगे मेंटेनेंस, ठीक है। तो वेदर मैरिड और नॉट, वह मैरिड है तब भी देना है, और मैरिड अनेबल और अनमैरिड है तब भी देना, अनमैरिड डॉक्टर है तब भी देना, मैरिड डॉक्टर है तब भी देना। मैरिड है तो कुछ कंडीशन होगा, पहले हस्बैंड देगा, हस्बैंड अनेबल टू मेंटेन है तब फादर देगा या मदर जो भी है, बट अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। वही यहाँ अनेबल टू मेंटेन कंडीशन लग गया यदि मैरिड रहेगा तो। दूसरा किसको देना है, ए और बी दो हो गया। तीसरा किसको देना, इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चिल्ड्रन हु बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एब्नॉर्मलिटी और इंजुरी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। इलेजिटिमेट हुआ, इलेजिटिमेट हुआ, मेजर जो है उसको नहीं देना है, नॉर्मल रूल यही कि नहीं देना। लेकिन 18 साल सुपर है, लेकिन वह फिजिकल डिसेबल है, उसको लकवा मार दिया, हाथ पैर पे लकवा मार दिया, अब चल नहीं रहा है, हाँ, पैर में भी दोनों मार दिया, हाथ में भी दोनों मार दिया, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, सिर्फ खाएगा, खाना खाएगा, तो कैसे होगा। तो कहता है फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया, या मेंटल डिसेबिलिटी, पागल है, वो कमा ही नहीं सकता, तो क्या होगा, मेंटल डिसेबिलिटी या मेंटल एब्नॉर्मलिटी हो गया, या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, वेजिटेटिव कंडीशन, बेड पे लेटा हुआ, तो क्या हो गया, इंजरी के कारण अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है, हरसेल्फ या हिमसेल्फ, है ना। चाहे बच्चा जायज हो या नाजायज औलाद हो, पत्नी से हो या लवर से बच्चा पैदा हुआ, उसको क्या है, पर मंथ खर्चा देना है। चौथा कैटेगरी में आ गया हिज फादर, अपने फादर को आपको खर्चा देना है यदि वो बूढ़ा हो गए और मेंटेन टू हिमसेल्फ है। बूढ़ा नहीं भी हो तो जवान है, अच्छा खासा है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और आप ही उन्हीं का रिसोर्सेज तो आपके पास आया है, और मान लो उनका न भी आया, आप अपना पर्सनल कमा रहे तब भी आपको मेंटेनेंस देना है। यदि वो मेंटेन कर नहीं रहे हैं, उनको जॉब ही नहीं लगा, जॉबलेस हो गए, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको डिसेबिलिटी कुछ हो गया, उसके कारण वो कमा नहीं सकते, यंग है, हट्ठा कट्ठा, तब भी मेंटेन करना है। जैसे एक केस आया था दिल्ली में दोस्तों, मैं दिल्ली कोर्ट में अपना किसी केस के लिए बहस के लिए था, तो उसमें क्या है कि एक फादर ने केस किया था, एक होगा 25 साल का बच्चा पे अपने, कि मेरे को खाना पीना नहीं देता, मेंटेनेंस नहीं देता, मेंटेनेंस चाहिए। तो बोला कि आपका एज कितना है, तो बोला 58। तो कोई डिसेबिलिटी है, कोई अबनॉर्मल है नहीं, तो आप इतना हट्ठा कट्ठा कमाते क्यों नहीं हो, कमाओ और खाओ, ये क्यों देगा मेंटेनेंस। तो पिटीशन डिसमिस कर दिया।
तो ये ऐसा नहीं दोस्तों कि हट्ठा कट्ठा रहो, कोई रोग नहीं है शरीर में, कमा सकते हो, अब आपको बच्चा मेंटेन करेगा नहीं, तो खुद कमाना खुद खाना है। और मदर का भी सेम लागू है, खुद कमाना खुद खाना है, लेकिन अनएबल टू मेंटेन देम सभी कंडीशन सब जगह पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मदर को भी देना, फादर को भी देना है मेंटेनेंस, 4 आदमी को देने का रह गया। वाइफ एक है ना, मेजर है ना, मैरिड और अनमैरिड चिल्ड्रन, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो चिल्ड्रन, है ना। मेजर माइनर को तो देना है, प्लस मेजर को भी देना कब, अरे जब डिसेबिलिटी हो कुछ तो देना है, या मैरिड है और हस्बैंड क्या कर दिया कि वो अनएबल टू मेंटेन है, हस्बैंड को ही कुछ रोग है, पागल है, कुछ है, तो देना है तब भी हालत में, है ना। उसके बाद माइनर को, पहले तो वाइफ को देना है, माइनर को देना है, मेजर को भी देना है, उसके बाद मेजर को देना है कुछ कंडीशन के साथ, पेरेंट को भी देना, उनको भी कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है। सब में तो कंडीशन है, अनएबल टू मेंटेन हर से, वाइफ को भी तभी तक देना, वाइफ जब कमा रही है तो नहीं देना, वाइफ डिवोर्स ले ली तब तक देना है, वाइफ लेकिन दूसरी शादी कर ली तो नहीं देना है। चलो अब देखते हैं, देन ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कौन यज्ञ करेगा कम से कम मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, क्या एसीडीएम? यस। सीडीएम? यस। फैमिली कोर्ट? यस। उसके ऊपर का है तो दे ही सकता ना, नीचे का कोर्ट नहीं दे सकता, मतलब जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तो वो नहीं दे सकता। तो कहता है कि देन ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में ऑर्डर सच पर्सन to make a monthly allowance for the maintenance of his wife, तो मंथली अलाउंस, मंथली पैसा दो किसको, वाइफ को मेंटेनेंस के लिए। ये सच चीज ऊपर जो बताया गया, माइनर मेजर चीजें जो बताया गया उनको, या फादर को ऊपर बताया गया, या मदर को, है ना, एज सच इतना देना पर मंथ तो जज फिक्स करेगा, एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, जितना वो देखा कि उचित इतना, चलो 20,000 दो, 10,000 दो तो देगा। टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम डायरेक्ट करेगा कितना दो तो देगा। उसमें अल्टरेशन भी हो सकता है दोस्तों, ये आगे देखेंगे। सिचुएशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया और हस्बैंड का वेतन 4 गुना बढ़ गया तो क्या मेंटेनेंस उतनी रहेगा, बच्चे बढ़ गए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब पति से मैं अलग रह रही हूँ, हाँ कोई रह रहा तो क्या उतना ही होगा, नहीं बढ़ेगा, है ना। पत्नी कमाने लग गई, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो घट जाएगा। स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, है ना। कहाँ तक हो गया, डायरेक्ट यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। दूसरा प्रोवाइजो 1 है, प्रोवाइजो दिया हो तो प्रोवाइडेड दैट a father of major and married girl may be so ordered if her husband is unable to maintain herself, तो उसको भी देना, मैरिड गर्ल को भी देना। उसका हस्बैंड पागल है क्या करेगा, उसका हस्बैंड डिसेबल्ड है क्या करेगा, उसका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया क्या करेगा, तो मेंटेनेंस देना। मैरिड डॉटर को भी पर मंथ खर्चा देना। अब प्रोवाइडेड टू में चलिए, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, अब पेंडेंसी है, केस चलने का मान लो 20 साल, तो क्या 20 साल भूखा नहीं आदमी, नहीं ना, तो क्या करना है कि रिगार्डिंग मंथली अलाउंस पेंडिंग केस चल रहा है, 20 साल चलेगा, तो क्या करना है, ऑर्डर सच पर्सन और इंटरिम मेंटेनेंस, तो अंतरिम राहत, अंतरिम मेंटेनेंस देगा, मतलब तत्काल मेंटेनेंस देगा, इमरजेंसी आप बोल सकते हैं मेंटेनेंस फॉर वाइफ को तुरंत देगा, इंटरिम एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करना पड़ेगा आपको, लेकिन और चिल्ड्रन को भी देगा, पेरेंट को भी, सबको देगा। एंड एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, मतलब कोर्ट में जो खर्चा हो गया तो वो मैं क्यों भरूं, अब तेरे वजह से, आपकी वजह से मुझे केस करना पड़ा, तो केस में जो खर्चा हो गया 1 लाख 2 लाख वो भी आप दोगे, एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग भी दोगे। टू पे द सेम टू सच पर्सन, इंटरिम मेंटेनेंस आप दोगे। अब तत्काल प्रभाव से लागू कर दो, कितना, तो अगला बंदे को नोटिस दो, नोटिस किस तारीख को चला गया, मान लो 10 तारीख को चला गया, तो 10 तारीख, तो 10 तारीख से 60 दिन के अंदर ये क्या करना है, इंटरिम मेंटेनेंस की पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर देना है
और इंट्री मेंटेनेंस अलाउ कर देना है। क्यों, आदमी ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता। तो बोलो 60 दिन ही भूखा रख रहा है। अरे 7 दिन इसलिए रख रहा है कि थोड़ा तो समय दोगे ना, 20 साल कहाँ केस चलेगा, कहाँ 60 दिन में हो रहा है। तो 60 दिन के अंदर अंदर मान लो 10 दिन हो जाता है तब भी चलेगा। उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन फॉर एंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग shall be disposed of within 60 days from the date of such service of notice of application to such person। फिर प्रोवाइडर 3 में कहता है कि इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए आप डालें पिटीशन और प्रोसीडिंग ऑफ एक्सपेंसेस के लिए दोनों के एक साथ एक ही पिटीशन में आप इंट्रीम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग का डाले हैं, तो उसको 60 दिन के अंदर उसको एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देना है। थैंक यू दोस्तों, बाय।